यह कहानी एडेलहार्ट एस्टेट से शुरू होती है, जहां हमारी नायिका इसाबेला बार्निन एक छोटी सी बैठक कर रही है। ड्यूक कैसियन एडेलहार्ट। उसे उसकी ठंडी, आलोचनात्मक निगाहें महसूस होती हैं, मानो वह उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझ रही हो। क्या है? इससे भी बुरी बात यह है कि वह जानती है कि एक तरह से वह इस बारे में पूरी तरह से गलत नहीं है। जैसे ही वह चाय की एक घूंट लेती है, उसे खाना परोसते ही वह सीधे मुद्दे पर आता है और उससे उसके आने का कारण पूछता है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, क्योंकि उसने उसे पहले से सूचित नहीं किया था कि वह आ रही है। इसाबेला गहरी सांस लेती है और फिर कहती है कि वह चाहती है कि वे अपनी सगाई तोड़ देते हैं। ड्यूक हैरान रह जाती है, लेकिन वह कहती है कि वह जानती है कि उनमें से कोई भी यह सगाई नहीं चाहता और इस तरह दोनों के लिए बेहतर होगा। सच्चाई यह है कि हमें पता चलता है कि हमारा नायक वास्तव में पुनर्जन्म लेकर दूसरी दुनिया में चला गया था। यह एक उपन्यास है जिसे उसने अपने पिछले जन्म में पढ़ा था। वह सॉन नाम की एक महिला थी जो ठीक एक सप्ताह पहले तक दक्षिण कोरिया में रहती थी। कुछ समय पहले एक कार दुर्घटना के बाद उसकी आत्मा उपन्यास में चली गई और उसने इसाबेला बार्निन के रूप में पुनर्जन्म लिया। एक अत्यंत क्रूर महिला जिसने ड्यूक कैसियन से शादी करने के बाद ड्यूक के नाजायज बेटे लुसियस के जीवन को तहस-नहस कर दिया। नरक जैसी जिंदगी। सब कुछ ईर्ष्या के कारण, क्योंकि उसकी तरह वह भी एक कुलीन परिवार की नाजायज संतान थी। लेकिन उससे अलग, जो उसके पिता उसे प्यार करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, जबकि बार्न परिवार हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। उसने उसे दोनों तरह से दुख पहुंचाया, शारीरिक और मानसिक रूप से। उसे विश्वास था कि वह उसी नरक से गुजरने का हकदार है जिससे वह अपने परिवार में गुजरी थी। और एक बार जब उसके बुरे कर्मों का खुलासा हुआ, उसे एडेलर्ट परिवार से निकाल दिया गया और वह तब तक सड़कों पर भटकती रही जब तक कि वह बीमार नहीं पड़ गई। और एक मठ में अकेले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारा नायक एक मठ में अकेले ही जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही उसे अपनी असलियत का एहसास हुआ, उसने जीवित रहने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह बस एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर सकती थी। ल्यूसियस, लेकिन यह मामला पेचीदा हो जाएगा क्योंकि ड्यूक एडेलहार्ट उससे नफरत करता है और वह किसी से शादी नहीं करना चाहती जो उससे नफरत करता है। इसलिए उसने सगाई तोड़ने को ही सबसे अच्छा उपाय समझा। इसके बाद वह रवाना हो गई, एडेलहार्ट एस्टेट में अपनी योजना को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए। यह हमें शुरुआती दृश्य पर वापस ले जाता है, उसका छोटा सा ड्यूक कैसियन से मुलाकात। जैसे ही उसने उसे बताया कि वह सगाई रद्द करना चाहती है, ड्यूक बेला के सुझाव से भ्रमित होकर वह सवाल करती है कि क्या यह उसकी वसीयत है या काउंट बार्न का आदेश। बेला कहती है कि वह यही चाहती है और वास्तव में उसके पिता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर ड्यूक खड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि इस मामले में उनकी बातचीत यहीं समाप्त होती है। लेकिन बेला हार मानने को तैयार नहीं थी। वह पीछे खड़ी हो गई, ड्यूक का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर वह अपना हाथ झटक कर छुड़ा लेता है ताकि वह उसे छूना बंद कर दे।
बेला फिर खुलासा करती है कि वह जानती है कि उसने उससे शादी करने के लिए क्यों सहमति दी। उसके पिता काउंट बार्निन एक बात जानते हैं। ड्यूक के बारे में एक रहस्य छिपाकर उसने कैसियन को चुप रहने के बदले में उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। इससे कैसियन क्रोधित हो गया। इसलिए आप जानते हैं और फिर भी आप हमारी सगाई रद्द करना चाहते हैं? बेला शांत भाव से कहती है कि उसके पास वह जानकारी है जो ड्यूक चाहता है। और वह चाहती है कि उसके पिता चुप रहें। बदले में वह चाहती है कि वह सगाई तोड़ दें। संदेह होने पर कैसियन पूछता है कि कैसे। वह बहुत कुछ जानती है। स्पष्ट रूप से यह कहने में असमर्थ कि उसने उपन्यास पढ़ा है। बेला बस इतना कहती है कि वह यह नहीं बता सकती कि उसे कैसे पता चला। उसे पता चल गया, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि इसके बारे में केवल उसे और काउंट को ही पता है। वह ड्यूक कैसियन के जवाब का बेसब्री से इंतजार करती है। यह कहते हुए कुछ मिनट सोचने के बाद वह कहता है कि वह इस पर विचार करेगा और संपर्क करेगा, लेकिन पूछता है, अभी के लिए बस इतना ही। वह चली जाती है। अपनी गाड़ी की ओर जाते समय बेला की मुलाकात लूसियस से होती है। ड्यूक कैसियन का बेटा। थोड़ा शर्मीला होने के कारण वह उसे अपने साथ दोपहर की चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है। उसके साथ आई नौकरानी उसे याद दिलाती है। उसे पहले अपना परिचय देने के लिए कहा गया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बेला ने प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। उन्हें युवा मास्टर एडेलहार्ट कहकर संबोधित किया गया। लूसियस प्रभावित और खुश है कि वह जानती है कि वह कौन है। बेला औपचारिक रूप से वह लूसियस के निमंत्रण के बारे में सोचते हुए अपना परिचय देती है। वह जानती है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अगर वह उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेती है तो वह शायद यह उम्मीद करने लगे कि वह उसकी पत्नी बन जाएगी। भावी सौतेली माँ। विनम्रता से वह कहती है कि दुर्भाग्यवश उसका पहले से ही एक और कार्यक्रम तय है और उसे जाना पड़ेगा। निमंत्रण अस्वीकार कर दिया जाता है। बेला के इनकार से शर्मिंदा होकर लूसियस अचानक निमंत्रण देने के लिए माफी मांगता है। बेला कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसके साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर वह अलविदा कहती है और पत्ते। उसे उपन्यास से लूसियस याद आता है, एक ठंडा और हिसाब किताब करने वाला आदमी। अपने पिता की तरह जो अपने दुश्मनों को नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करता। इसके बावजूद आज जिस लूसियस से वह मिली वह एक प्यारा और सौम्य बच्चा था। वह जानती है कि उपन्यास में उसके बचपन के दौरान वह अकेला रहता था। लालच और सत्ता के खेल के बीच जब उनके पिता ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया तो कई लोग इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि ड्यूक कैसियन को एक वैध पुत्र होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि एक आम नाजायज बच्चे को चुनना उचित नहीं था। बेतुका। ड्यूक हमेशा लूसियस का बचाव करता था और सबको यह दिखाने की कोशिश करता था कि यह उसका फैसला था और वह इसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन अनजाने में ही इससे अंततः और अधिक दबाव और लोगों की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं।
ल्यूसियस। राज्य की युवतियां ल्यूसियस के बारे में गपशप करती थीं और अनुमान लगाती थीं कि उसकी मां कौन हो सकती है। मान लीजिए कि वह ड्यूक उसे लड़के के साथ नहीं लाया था, इसलिए वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक साधारण किसान लड़की के साथ अपना मनोरंजन करते रहे। वे इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि अगर उनकी शादी ड्यूक से हो जाती है तो वे उस बेचारे बच्चे का क्या करेंगे। क्या वे उसे किसी दूसरे देश की अकादमी में भेजेंगे या शायद यहाँ तक कि एक मठ में भी। इस बीच बेचारा लूसियस उस सारे तनाव के बीच रहता था और उन बेतुकी बातों को सुनता रहता था। हर तरफ से बस एक ही चीज की चाहत, एक माँ। बेला काउंट बार्न के घर लौट आती है। वह अब भी लुसियस के बारे में सोच रही है। उसे चिंता है कि कहीं वह उसके प्रस्ताव को ठुकराने के कारण नाराज या रोता हुआ न हो। निमंत्रण। शायद अगर वह किसी और के रूप में पुनर्जन्म लेती तो वह लुसियस की देखभाल कर सकती थी। उसे डांटते हुए, अपने ही विचारों में खोए हुए, वह खुद को याद दिलाती है कि उसे इस सगाई को खत्म करने पर ध्यान देना होगा ताकि वह बेहतर जीवन जी सके। हवेली में प्रवेश करते ही एक गोरा आदमी पूछता है कि वह कहाँ थी। बेला चिढ़ जाती है यह देखकर कि उसका छोटा भाई डेरेक बार्न घर पर है। डेरेक। अपनी बहन की ओर से कोई जवाब न मिलने पर बेला फिर से पूछती है कि वह कहाँ थी। बेला अपने भाई को लगातार नजरअंदाज करती रहती है। वह मन ही मन चिढ़ जाती है कि वह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए उसका इंतजार करता है। वह उपन्यास की इसाबेला के बारे में सोचने लगती है। खलनायक होने के बावजूद वह एक पीड़ित से अधिक कुछ नहीं थी। उसकी मां बार्न परिवार में नौकरानी थी। दुर्भाग्यवश अपनी असाधारण सुंदरता के कारण उसने काउंट का ध्यान आकर्षित किया। इसके कुछ ही समय बाद इसाबेला का जन्म हुआ। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होकर उसकी मां भाग गई। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद अंततः वह बीमार पड़ गई। अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ने के डर से उसने काउंट को एक पत्र लिखकर मदद मांगी। मदद। जब काउंट को पता चला कि भागी हुई नौकरानी ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनकी मदद करने के बजाय उसने किसी को भेजा उन्हें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने इसाबेला को देखा उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मां जितनी ही सुंदर थी और उसके साथ किस्मत से वह अपनी नाजायज बेटी की शादी किसी से अच्छे मुनाफे पर करवा सकता था। उसने लड़की को यह कहकर धोखा दिया अगर वह उसके साथ आती और अच्छा व्यवहार करती तो वह उसकी मां को डॉक्टर के पास भेजकर उसकी मदद करेगा। कोई विकल्प न होने और अपनी मां को बचाने के प्रयास में इसाबेला काउंट के साथ रहने चली गई जहां वह एक पापी की तरह रहती थी। डेरिक था। इस वजह से वह काउंट से बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपना गुस्सा इसाबेला पर निकाला। बेला अपने विचारों से बाहर आती है जब डेरिक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करने पर नाराज होकर वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह थकी हुई है और उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। डेरिक ने बेला की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगा, यह सोचकर कि वह बेला उसे चुनौती देती है क्योंकि उसकी सगाई ड्यूक एडेलहार्ट से हो चुकी है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि कुछ भी नहीं बदला है। यह सुनकर वह उसे और भी चुनौती देती है
यह कहते हुए कि चीजें अलग हैं क्योंकि ड्यूक से शादी करके वह उन 3 में से एक बन जाएगी, साम्राज्य की डचेसों में से एक, और उसे उसका सम्मान करना होगा। सच्चाई से क्रोधित होकर डेरेरिक बेला को जोर से धक्का देता है, जिससे वह गिर जाती है। बेला सीढ़ियों से गिर जाती है। अगले दिन जब वह अपने कमरे में जागती है तो उसे समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंची। आखिरी चीज जो उसने सोची थी वह यह थी कि रिमेंबर्स सीढ़ियों से गिर रही है। उसकी नौकरानी कमरे में आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है और क्या उसे कहीं कोई दर्द हो रहा है। बेला नींद में जवाब देती है कि उसके पूरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसकी निजी नौकरानी एनी चिंता से कहती है कि दर्द ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि युवा मालिक डेरेक ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। वह पारिवारिक डॉक्टर को कुछ दर्द निवारक दवाइयां देती है। उसके लिए निर्धारित दवा के साथ एक पत्र भी आया जिस पर सख्त मुहर लगी थी। बेला इस अप्रत्याशित घटना से हैरान है। पत्र, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूक ने पहले ही तय कर लिया हो कि वह सगाई तोड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं? दरअसल यह पत्र लूसियस की ओर से है। पत्र में वह कहता है कि उसके शिक्षक ने उसे किसी को आमंत्रित करने का उचित तरीका सिखाया था। दोपहर की चाय औपचारिक निमंत्रण के माध्यम से होती है, इसीलिए वह उसे औपचारिक रूप से आमंत्रित करने के लिए पत्र भेज रहा है। उसके साथ दोपहर की चाय। अनजाने में ही बेला की आंखों में आंसू भर आए। अपने पिछले जीवन में उसका कोई अपना नहीं था। उसे अपनी जैविक मां की यादें थीं। इसलिए जब उसके पिता ने दोबारा शादी की तो सौतेली मां का होना उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा लगा। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका परिवार खुशहाल रहे। लेकिन एक दिन उसने दरवाजे की दरार से अपने माता पिता की बातें सुन लीं। सौतेली मां गर्भवती थी और चूंकि बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था, इसलिए वह हमारे नायक को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी। स्कूल इसलिए नहीं क्योंकि 2 बच्चों की देखभाल करना बहुत ज्यादा काम होगा। इसीलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि वह अपनों द्वारा ठुकराए जाने का दर्द जानती है। बेला लूसियस को जवाब लिखती है और अपनी नौकरानी को उसे पहुंचाने के लिए कहती है। जितनी जल्दी हो सके जवाब दें। वह थकी हुई कुर्सी से टेक लगाकर सोच रही है। डेरेक से कैसे निपटा जाए इस बारे में। शायद उसे कैसियन से सगाई तोड़ने से पहले उससे बदला ले लेना चाहिए। सगाई रद्द करने के बाद भी उसे अपने परिवार से भागने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि वह मुझे पूरा यकीन है कि सगाई टूटते ही काउंट उसके लिए किसी और से शादी का इंतजाम कर देगा। उसे जल्द से जल्द किसी और से शादी करनी होगी। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे पैसे और जानकारी दोनों की जरूरत है। एक गुप्त लबादा ओढ़कर वह सूचना संघ की ओर चल पड़ती है। इसी बीच ड्यूक की जागीर में लूसियस लेडी बार्निन का जवाब पाकर बहुत खुश है। वह पत्र खोलता है और पढ़ना शुरू करती है। लेडी बार्निन लिखती हैं कि वह निमंत्रण की सराहना करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास पहले से ही अन्य कार्यक्रम हैं। कुछ प्रतिबद्धताओं के कारण वह उसके साथ नहीं जा सकी। लूसियस इस अस्वीकृति से दुखी है और अपनी नौकरानी से पूछता है कि क्या लेडी बारिन उसके साथ जा सकती हैं।
वह उसे नापसंद करती है क्योंकि वह एक कमीना है। उसे डर है कि शायद इसी वजह से वह सगाई तोड़ने की कोशिश कर रही है। मीठे शब्दों में और उम्मीद जताते हुए वह अपनी नौकरानी से कहता है कि उसे विश्वास है कि वह लेडी बार्निन का मन बदल सकता है। नौकरानी उसे विनम्रता से आश्वस्त करती है कि वह एक प्यारा बच्चा है और लेडी बार्निन निश्चित रूप से इसे देख पाएंगी और शायद वह सचमुच बहुत व्यस्त हैं। लूसियस फिर इसाबेला के लिए उपहार खरीदने का फैसला करता है। उपहार पाना सबको अच्छा लगता है। शायद इससे उसका मूड ठीक हो जाए और वह खुश हो जाए। वह अपने जवाब पर पुनर्विचार करती है। वे दोनों शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर के केंद्र में हमारा नायक कुछ खोजते हुए चल रहा है। गिल्ड की ओर जाते समय उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आवाज की ओर देखने पर उसने लुसियस को उत्साह से दौड़ते हुए देखा। अपनी नौकरानी की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए वह एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। बेला जानती है कि उसे और कुछ नहीं करना चाहिए। वह लुसियस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार वह उपन्यास की प्रशंसक थी और जानती है कि लुसियस कितना प्यारा है। वह उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। लुसियस उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे कहती है कि उसे अपने घुटनों पर लगी खरोंचों का इलाज कराने के लिए एडेलहार्ट एस्टेट वापस जाना चाहिए। वह मना कर देता है और कहता है वह उसके लिए उपहार खरीदने शहर आया था। बेला इस भाव से खुश है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता। लूसियस इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे आज चाय पर आमंत्रित करता है। युवा लड़की के दृढ़ संकल्प को देखकर लुसियस के सामने बेला आखिरकार मान जाती है। तरह तरह की मिठाइयों और कुकीज से घिरी बेला लुसियस से कारण पूछती है। वह उससे चाय पीने के लिए इतना बेताब क्यों था? शर्मिंदा होकर लुसियस ने कहा कि इसका कारण औपचारिक रूप से उससे शादी का प्रस्ताव रखना था। सौतेली माँ। चिंतित भाव से बेला कहती है कि दुर्भाग्यवश उसे लगता है कि वह उसकी सौतेली माँ नहीं बन सकती। ल्यूसियस सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछता है कि क्या इसका कारण यह है कि वह नाजायज संतान है। उसने बगीचे में महिलाओं की बातें सुन ली थीं। उसके बारे में गपशप हो रही थी। बेला कहने लगती है कि ऐसा नहीं है। दरवाजा खुलता है और ड्यूक कैसियन अंदर आते हैं। चाय के कमरे में मौजूद व्यक्ति इसाबेला को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पूछता है कि इसाबेला लूसियस के साथ अकेली क्यों है। इसाबेला समझ जाती है। ड्यूक कैसियन की प्रतिक्रिया। आखिरकार उनकी जैसी नाजायज बेटी की सगाई होने का कारण क्या था? इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके पिता काउंट ड्यूक को ब्लैकमेल करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि लूसियस वास्तव में वह कैसियन का पुत्र नहीं है। जूलिया एडेलहार्ट, हालांकि एडेलहार्ट एस्टेट में उसका नाम लंबे समय से वर्जित था, वही है। पूर्व ड्यूक एडेलहार्ट की पहली बेटी और कैसियन की बड़ी बहन। वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो दयालु थी और कैसियन को उसके बचपन में उसके पिता के क्रूर हाथों से हुई पीड़ा के दौरान सहानुभूति मिली।
वह अकेली थी जिसने उसे समझा। कैसियन का असली परिवार था। समय बीतने और भाई बहनों के बड़े होने के साथ वे अलग अलग परिवारों में प्रवेश कर गए, जिसके कारण उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। फिर भी कैसियन को राहत महसूस हुई, यह मानते हुए कि इस तरह उनकी बहन अपने पिता की क्रूर पकड़ से बच निकलने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व ड्यूक को पता चला कि जूलिया वह गर्भवती थी और उसने बिना पिता के बच्चे को जन्म देने की हिम्मत करने के लिए उसे कड़ी सजा दी। जब कैसियन को पता चला, बाहर निकलने पर उसने अपने पिता के अत्याचार से अपनी बहन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। जूलिया हमेशा से ही बहुत गहरी थी। कैसियन की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए जूलिया आभारी थी, साथ ही उसके और उसके होने वाले बच्चे की भी। दुर्भाग्यवश जूलिया की मृत्यु हो गई। ल्यूसियस का प्रसव। कैसियन अपनी बहन की स्मृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, यह जानते हुए कि मृत्यु के बाद भी वह हमेशा जीवित रहेगी। एक नाजायज संतान होने के कारण उपहास का सामना करने के बाद उसने इस बोझ को अपने कंधों पर लेने का फैसला किया, मानो यह उसका अपना बोझ हो, यह कहते हुए कि लूसियस दरअसल वह उसका नाजायज बेटा था और उसका उत्तराधिकारी बनेगा। कैसियन को विश्वास था कि 1 साल तक सब ठीक रहेगा। कुछ समय पहले जब लूसियस अचानक बीमार पड़ गया, लूसियस के शरीर पर एक निशान, एक काला चिन्ह दिखाई दिया। छाती। तभी कैसियन को पता चला कि लूसियस बीमार नहीं था, बल्कि एक वंशानुगत अभिशाप से ग्रसित था। कैसियन ने अनुमान लगाया कि यह अभिशाप लूसियस के जैविक पिता से संबंधित था। ड्यूक ने लूसियस के असली पिता की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसे तब तक कुछ पता नहीं चल पाया जब तक कि एक दिन काउंट बार्न उसके पास आकर यह नहीं कहने लगा कि कैसियन को ल्यूसियस के असली माता पिता के बारे में सच्चाई पता थी। कैसियन ने उदासीनता दिखाने की कोशिश की और कहा कि काउंट क्या कह रहा था। यह कहना पूरी तरह बकवास था क्योंकि वह लूसियस का पिता था। जो कुछ वह जानता था उसे बताते हुए काउंट ने कहा कि वह इस बात से अवगत था कि ल्यूसियस की मां वास्तव में कैसियन की बड़ी बहन जूलिया एडेलहार्ट थीं। हाथ में कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा लिए काउंट ने कैसियन को बताया कि उस कागज पर लूसियस के जैविक पिता का नाम लिखा हुआ है। पिता से कहा कि अगर वह उनकी बेटी लेडी इसाबेला से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह कैसियन को न केवल कागज देगा बल्कि साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सच्चाई उसकी मृत्युशैया पर उसके साथ ही मर जाए। अपने विचारों से लौटते हुए इसाबेला जानती है कि कैसियन का यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि अपने पिता की तरह उसने भी ड्यूक को समझाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। लूसियस। अपने पिता की आवाज में कठोरता देखकर उसने कहा कि इसाबेला ने कुछ भी गलत नहीं किया और गलती उसकी थी, जिसने उसे चाय पर आमंत्रित किया था। कैसियन ने अपने बेटे की बातों को अनसुना करते हुए उसे अपने कमरे में जाने का आदेश दिया। लूसियस हिचकिचाया, लेकिन इसाबेला उसे आश्वस्त करते हुए कहती है कि वह जा सकता है। आखिरकार उसे ड्यूक कैसियन से बात करनी ही है। जैसे ही ल्यूसियस चला जाता है, कैसियन पूछता है कि उसे इसाबेला के एस्टेट में होने की सूचना क्यों नहीं दी गई। वह बताती है कि वह शहर में संयोगवश उसकी मुलाकात लूसियस से हो गई और उसने चाय के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
वह खड़ी हुई और उससे माफी मांगी। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्यूक द्वारा लूसियस का निमंत्रण